Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with our chapter shares accounting. ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, शेयर्स इशू कैसे होता है, शेयर्स इशू का क्या प्रोसेस है, कब उसे हम फोरफीट करते हैं. फोरफीट करने का मतलब होता है कि शेयर वापस ले लेना फ्रॉम दी शेयर होल्डर, और कब उस फोरफीटेड शेयर्स को रीशू करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या अकाउंटिंग है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे. अब उसके पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि शेयर इशू क्या होता है और उससे क्या क्या होगा कंपनी में. तो जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है उसके बदले कंपनी को मिलते हैं फंड्स. ठीक, कंपनी क्या देगी, शेयर्स देगी, और कंपनी को मिलेगा क्या, फंड्स मिलेगा. ठीक है, अब कंपनी शेयर्स नंबर्स में करती है, मतलब 100 शेयर, 200 शेयर, 1000 शेयर्स. ये जनरली लॉट्स में होते हैं. ठीक है, लॉट्स इन द सेंस कि जैसे समझ लो 1000 शेयर्स का एक एक लॉट होगा, या 1500 शेयर्स का एक एक लॉट होगा. ठीक है, इस तरीके से लॉट में कंपनी शेयर्स इशू करते हैं. पर अब कंपनी जो शेयर्स इशू किया, हो सकता है कुछ लोग खरीदे, हो सकता है कुछ लोग ना खरीदे. ठीक, ऐसे भी हो सकते हैं. अब देखो शेयर्स का प्रोसेस क्या होता है, आप वो समझो. कंपनी सबसे पहले कंपनी शेयर्स इशू करता है. ठीक, कंपनी बोलेगा कि हम 10,000 शेयर्स मार्केट में देंगे ₹8.10. ठीक है, और इसमें अब क्या होता है, अब देखो कंपनी को 10 रुपये मिलेगा फॉर 10,000 शेयर्स, ये तो क्लियर हो गया. अब ये 10 रुपये कंपनी, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तोड़ के लेता है. ठीक है, तोड़ के कैसे लेगा, कुछ कभी 2 रुपये लेगा, कभी 4 रुपये लेगा, कभी 2 रुपये लेगा, फिर से कभी 2 रुपये ले लेगा, इस तरीके से. अब प्रोसेस क्या होता है समझो. कंपनी ने पहले ही बार में एप्लीकेशन इशू करता है. एप्लीकेशन इशू करना मतलब बोलता है कि जो भी इंटरेस्टेड है शेयर्स खरीदने में, वो एक टोकन अमाउंट दे के शेयर्स रख लो, और उसके बाद बचा हुआ पैसा हम फ्यूचर में लेंगे. ठीक है, कंपनी ऐसा बोलता है. तो एप्लीकेशन इशू करता है, इट मीन्स कि इस केस में ओनरशिप नहीं मिला अभी किसी को भी, ओनरशिप बाद में मिलेगा. ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है पहले हम लोग वो समझते हैं. थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा होगा, बहुत ऐसे बिट्स एंड पेपर्स में हम समझा रहे एकदम. अभी वापस से समझाते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोलता है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करता है तो उसमें सबसे पहले होता है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन पे क्या होता है, कंपनी एक टोकन अमाउंट लेगा. टोकन अमाउंट इन द सेंस कि सपोज करो शेयर्स का 10 रुपये है, तो 10 रुपये में एक पार्ट 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, पूरा कंप्लीट पैसा जनरली नहीं लेते हैं, बट अगर ले भी ले तो वो गलत नहीं है. ठीक है, वो पैसा लेगा. उसके बाद क्या होता है, कंपनी को पैसे मिल गए तो कंपनी समझ गई चलो 10,000 लोग है इंटरेस्टेड मेरे शेयर्स खरीदने में. अब उसके बाद क्या करेगा कंपनी, इनसे जो पैसा मिला है 1 रुपये 2 रुपये जो भी मिला, इसको तो डाल देगा अपने शेयर कैपिटल में. ये पैसा क्या चीज़ के लिए रेज हो रहा है, फंड्स जो भी रेज हो रहा है वो सब जाते हैं कैपिटल में. क्यों कैपिटल में जाते हैं, कैपिटल में रहता है मालिक का पैसा, ओनर का पैसा, राइट. अब जो भी इंसान कंपनी का शेयर्स खरीदेगा वो कंपनी का क्या बन जाता है, ओनर्स. ठीक है, तो ओनर से पैसा मिल रहा है, उसको हम लोग को कहाँ दिखाना चाहिए, कैपिटल में दिखाना चाहिए. इसीलिए हम लोग सारे पैसे को शेयर कैपिटल में डालते हैं. नाम शेयर कैपिटल क्यों है, क्योंकि शेयर्स के अगेंस्ट में पैसे मिल रहे हैं कंपनी को. ठीक है, नाउ ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर. इसके बाद क्या होता है, कंपनी देखा कि अच्छा 10,000 शेयर्स में 100 शेयर्स मिश्रा जी की बेटी ने खरीदे, 900 शेयर्स शर्मा जी के लड़के ने खरीदा है, 4,000 शेयर्स अंबानी जी ने लिया है, 2,000 शेयर्स जो आप लोग फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, फ्यूचर सीए जो भी, मतलब सपोज करो मिस्टर एक्स. ठीक है, उसके बाद 3,000 शेयर्स मैंने खरीदा है, मैडम. ठीक है, ये हो गया. अब कंपनी क्या करेगा, ठीक है, कंपनी क्या करेगा, इन लोगों को शेयर्स अलॉट करेगा. अलॉट करेगा इन द सेंस की ओनरशिप दे रहा है, नाम रजिस्टर कर रहा है अपने बुक्स में, वो सारी चीज़ें करेगा. अब जब अलॉटमेंट होता है उस टाइम पे भी कंपनी कुछ पैसे 2 रुपये 4 रुपये कुछ ऐसे पैसे मंगा लेता है जनरली. अलॉटमेंट हो गया, इट मीन्स कि अब प्रोसेस ख़त्म कंपनी का.
प्रोसेस ख़त्म हो गया इन द सेंस कि समझो आप सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, नाम रजिस्टर करना, शेयर होल्डर्स को रजिस्टर करना, जो भी है वो सब चीज़ें, वो सब जितना मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें हो जाती है ख़त्म। इसके बाद फिर कंपनी कॉल्स करते हैं इन द सेंस कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ये कॉल क्यों कर रहे हैं? बचे हुए पैसे लेने के लिए। ठीक है, आपको समझ आया? तो अब कंपनी को पैसे कब कब आ रहे हैं? जब कंपनी एप्लीकेशन इशू कर रहा है तब कुछ पैसे आते होंगे। जब कंपनी शेयर्स अलॉट कर रहा है कि फलाना शेयर इतना शेयर्स इस आदमी के लिए, उतना शेयर्स उस आदमी के लिए, वैसे अलॉट कर रहा है तब कुछ पैसे मंगा लेते हैं। फिर कंपनी कॉल्स करके बचे हुए पैसे रिसीव करता है। ठीक है, आपको ये प्रोसेस समझ आया? अब अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली 10,000 लोग ही शेयर्स खरीदे। हो सकता है सिर्फ 7,000 लोग खरीदे, हो सकता है 10,000 के पूरे 10,000 लोग खरीद ले, या तो फिर हो सकता है कि 10,000 शेयर्स कंपनी बोल रहा है कि हम इशू करेंगे तो उसके लिए 12,000 लोग सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, एप्लीकेशन पे लोग खरीदते नहीं है, एप्लीकेशन पे लोग सिर्फ अप्लाई करते हैं कि हाँ मैं इतने शेयर्स के लिए इंटरेस्टेड हूँ। सपोज करो एक आदमी बोला कि मैं 100 शेयर्स के लिए इंटरेस्टेड हूँ। 100 शेयर्स का जो टोकन मनी आप समझ लो, टोकन मनी जो है कंपनी लीजिए, आप रखिए। ठीक है, तो हो सकता है ज़्यादा लोगों ने डिमांड कर दिया, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, एब्सोल्युटली पॉसिबल। नाउ अगर अब एक और कॉन्सेप्ट समझो, एक और कॉन्सेप्ट समझने से पहले छोड़ो, आपको इतना समझ आ गया? ठीक है, अब हम एक बार जाते हैं यहाँ पर, इधर आते हैं। ये आपको थोड़ा टाइम बाद समझाऊंगी, ये वाली चीज़ें ना बाद में समझाऊंगी। अच्छा, अभी आप लोग को समझ आया होगा एक क्या था, बैलेंस शीट का एक कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा था। क्या कॉन्सेप्ट था? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब समझ आया? क्या इसका मतलब होता है कि कंपनी ने एप्लीकेशन के लिए टोकन मनी रिसीव कर लिया है, बट अभी तक उन पैसों को अलॉट, उन पैसों के अगेंस्ट जो शेयर्स इशू हुआ है उसे अभी तक अलॉट नहीं किया। तो जब तक अलॉट नहीं किया तब तक कंपनी का लाइबिलिटी बना हुआ है अभी तक कि इसे अलॉट करना है। तो इस पैसे को हम सेपरेटली दिखाते हैं बैलेंस शीट में। कहाँ पे दिखाते हैं? इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में। सेकंड था, याद है? सबसे पहला था शेयर कैपिटल, दूसरा था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा था नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, चौथा था करंट लाइबिलिटीज़। इस तरीके से याद है? ठीक है, ये हो गया। अब हम समझेंगे कि हमें कंपनी अकाउंट्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला तरीका क्वेश्चन पूछने का कि आप जर्नल एंट्रीज पास करो। ये बहुत नॉर्मल से है, मतलब कि ज़्यादातर एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री पास करने के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। कि कैसे क्वेश्चन बताएगा कि कंपनी ने शेयर्स इशू किया, इतने इतने रुपए का, इतने इतने पैसे मंगाए, इतने लोगों ने दे दिए, इतने लोगों ने नहीं दिए, XYZ, तो अब आप एंट्री पास करो। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। या फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है बैलेंस शीट बनाने का। अब बैलेंस शीट, कंप्लीट बैलेंस शीट मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेबस में हो। सिर्फ अगर मैं स्पेसिफिकली चैप्टर से रिलेटेड बात करूं तो आपको क्वेश्चन बोलेगा कि आप शेयर कैपिटल कैसे दिखेगा। शेयर कैपिटल का अकाउंट हो गया आपका, सपोज करो, या बैलेंस शीट में, अकाउंट तो नहीं, जनरली बैलेंस शीट ही पूछते हैं, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल किस तरीके से प्रेजेंट होगा वो बताओ आप। इस तरीके के क्वेश्चंस कंपनी एग्जाम में आते हैं जनरली कंपनी के। ठीक है, अब बैलेंस शीट में कैसे क्या दिखेगा वो समझने से पहले आपको मैं समझाऊंगी जर्नल एंट्रीज। आपको मैं समझाऊंगी जर्नल एंट्रीज, ठीक है? हालांकि स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने देखा था वो बैलेंस शीट के ही थे, बट अभी मैं बैलेंस शीट नहीं समझा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, फॉर फ्यूचर क्या होता है, अरियर्स क्या होता है, एडवांस क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकता है आपको मिले। इसीलिए मैं ना अभी बैलेंस शीट नहीं समझाऊंगी। पहला इलस्ट्रेशन हम अभी स्किप करेंगे, अभी हम उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, फिर जर्नल एंट्री सीखेंगे। थोड़ी बहुत हम जर्नल एंट्रीज जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद बैलेंस शीट, ठीक है? और अब एक सेकंड रुक जाओ, देख लेते हैं ना। ओके, मतलब जर्नल एंट्रीज ही हैं इसके बाद। तो फिर तो हम पहले जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट देख लेंगे। बीच बीच में कहीं कभी किसी वीडियो के बीच में मैं समझा दूंगी, या फिर बीच में ही
चैप्टर के समझा दूंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे, फिर कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखना टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स किस किस टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, एक होता है इक्विटी शेयर्स, और बस यही तो समझा, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, देखो जनरली शेयर्स, आपको पहले इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, ठीक है। शेयर्स जो होता है वो, जिसके पास शेयर्स होता है वो मालिक होते हैं कंपनी के, ठीक, उनके पास राइट होता है। राइट होता है किसमें, वोटिंग के लिए राइट होता है कि कंपनी में कुछ भी होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस पर वोट करने का राइट है, ठीक। इसके बाद इनको डिविडेंड मिलता है, कंपनी का प्रॉफिट्स मिलता है, ठीक है। बट एक डिसएडवांटेज क्या है कि जब कंपनी वाइंड अप हो रहा हो, जब कंपनी बंद हो रहा हो, उस टाइम पे इनको हम लोग पैसे सबसे लास्ट में देते हैं। आपको पार्टनरशिप, आपने देखा होगा डिसोल्यूशन में कि पार्टनर्स को पैसे, जो मालिक के पास पैसे बचते हैं वो सबसे लास्ट में होते हैं। सारे क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, लोन्स एंड ऑल सबका सेटलमेंट करने के बाद फिर जो फाइनल पैसा बचा, भले ही ज़्यादा बचा हो कम बचा हो, जितना भी बचा वो हम दे देते हैं इनको, पार्टनर्स को, ठीक है। पार्टनरशिप मैंने स्टार्ट नहीं करा है, नहीं, ठीक है, कराएंगे आगे। वैसे ही सिमिलरली शेयर्स में भी क्या होता है कि जो बचे कुछ पैसे हैं वो हम सारे के सारे शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो सबसे लास्ट में हम देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये था आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट। अब आते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ना इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा प्रेफरेंस होल्ड करते हैं। प्रेफरेंस किस चीज़ में, कोई भी चीज़ प्रेफरेंस हो सकता है, वो हम समझेंगे। अब एक और, उसके पहले मैं आपको बताऊंगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ना कंपनी जनरली रिडीम नहीं करती है, ठीक है। ये कभी कुछ हुआ तो बायबैक कर लेगी, बट ऐसे रिडीम बहुत कम होता है। ऐसा कोई शेयर्स इशू नहीं होगा कि 5 साल बाद कंपनी पैसा वापस करेगी आपको, ऐसे कोई शेयर्स इशू नहीं होता है इक्विटी शेयर्स। बट अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, किस चीज़ में, डिविडेंड भी इनको पहले मिलेगा, पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी इनको पहले होगा, ठीक है। अब रिपेमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है ना, समझो, जब कंपनी वाइंड अप हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पर क्या होगा कि कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ होंगी, बहुत सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होंगी, डिबेंचर्स, लोन्स होंगे, जो भी है, क्रेडिटर्स वगैरह जो भी, ये तो आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आ जाते हैं, क्रेडिटर्स होंगे एट्सेट्रा। इसके बाद फिर ये क्या हुआ, हाँ, इसके बाद फिर कंपनी के पास अब बचेंगे इंटरनल डेट्स, इंटरनल लाइबिलिटीज़, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कंपनी पहले पैसे इसको कंप्लीटली देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूरे कंप्लीट पैसे देंगी, उसके बाद जब पैसे बचेंगे तो वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, समझे। तो इनको प्रेफरेंस मिलता है रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल पर भी। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इनको जनरली वोटिंग राइट्स तो नहीं मिलता है, दे डू नॉट, अब वो इतना मूव क्यों कर रहा है, दे डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर से आप बोलोगे कंपनी क्यों इशू कर रहा है, जनरली एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। इनको डिविडेंड हर साल देने का ज़रूरत नहीं है, अगर क्यूमुलेटिव होंगे तो। अब क्यूमुलेटिव है कि क्या है, वो हम टाइप्स में आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, तब आपको समझ आएगा। टाइप से पहला बोलता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलने का मतलब है कि सपोज करो हम लोगों ने 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किया। 10% प्रेफरेंस शेयर बोलने का मतलब है कि इनको 10% डिविडेंड का हर साल मिलेगा, ठीक है। अब अगर किसी एक साल कंपनी लॉस कर जाती है, तो उस साल तो कंपनी के पास पैसे ही नहीं देने के लिए डिविडेंड, तो कंपनी क्या करेगी, उस साल तो नहीं देगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लॉस हो गया, चलता है। नेक्स्ट ईयर जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो क्यूमुलेटिवली पिछले साल का, जिस साल का लॉस किया, जब कंपनी ने नहीं दिया डिविडेंड, वो भी देगी और फिर अगले साल का भी देगी। इन द सेंस इसका मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हमेशा मिलता है, ठीक है। अगर कंपनी लॉस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यूमुलेटिव जमा करके हम अगले साल दे देंगे, बट उनको डिविडेंड हमेशा मिलेगा। दे हैव द राइट कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड
या फिर एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिले। फिक्स अमाउंट बोलने का मतलब है कि सपोज करो प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख के हैं, तो 5 लाख के मैंने फिक्स कर दिया 10%, दैट इज 50,000 इनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। फिक्स रेट बोलने का मतलब है कि प्रॉफिट का 10% हम हमेशा उनको डिविडेंड देंगे, ऐसे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आए। अब इसके बाद बात करते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। इसका मतलब नॉर्मली है कि अगर कंपनी एक साल डिविडेंड उन्हें नहीं देती है तो अगले साल क्यूमुलेट करके डिविडेंड देने का ज़रूरत नहीं है। फिर बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस कौन होते हैं? जो पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के मैटर्स में। कॉन्फर्स ऑन द होल्डर द राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट्स। अच्छा सॉरी, मैंने गलत बोला। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? जिनके पास राइट होता है सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सरप्लस प्रॉफिट में इन द सेंस कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड बांट दिया, सबको डिविडेंड बांट दिया, एक्स्ट्रा कुछ बचा, तो उस केस में इनको भी मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को भी मिलेगा, दोनों को मिल के मिलेगा इकट्ठे। सिमिलरली वाइंडिंग अप के केस में भी अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसे मिलते हैं या एक्स्ट्रा कुछ पैसे बचते हैं कंपनी के पास, तो वो भी उन्हें भी मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की। नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि उनको सिर्फ एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलता है, उसके सिवाय कोई एडिशनल राइट्स नहीं है। मतलब कि अगर सपोज करो कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए बचे हैं आफ्टर सेटलिंग ऑल दी लाइबिलिटीज एवरीथिंग, अब सिर्फ पैसे देने बचे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कंपनी के पास 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, कंपनी ने दे दिया पैसा। कंपनी के पास 10 लाख के इक्विटी शेयर्स थे, कंपनी ने इन्हें भी चुका दिया। अब कंपनी के पास बचता 70 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो ये 70 लाख में पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी जाएंगे, दोनों को मिला के जाएंगे। क्या रेशियो है, कितना अमाउंट मिलेगा, वो कंपनी के डिसीजन पर है। मतलब इन द सेंस कि वो जो भी उनका डिसाइडेड है पहले से, उसके ऊपर है। बट अगर मैं नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात करूँ तो ये पूरे के पूरे 70 लाख सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को चल जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेंगे। समझा? इसके बाद बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो कंपनी इशू करते एक फिक्स पीरियड के लिए, और उस फिक्स पीरियड के बाद कंपनी उन प्रेफरेंस शेयर्स को उनके पैसे लौटा देती है, बात खत्म। ठीक है, इट इज़ गवर्न बाय सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आप जब कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, लॉ इंटर में है, तब आपको समझ आएगा ये सारी चीज़ें। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है कि इसमें कोई अरेंजमेंट ही नहीं है वैसा जिसपे हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे लौटाएं। ठीक है, हाउएवर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो भी कंपनी है विच इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, वो इशू नहीं कर सकती कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स फॉर, एक सेकेंड, इस लाइन को समझना पड़ेगा एक मिनट को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल आफ्टर। अच्छा, क्या बोलते हैं कि सेक्शन 55 क्या बोलता है ऑफ द कंपनीज एक्ट की, कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकता, और अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर भी रहा है तो वो 20 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि मतलब ये बेसिकली आपका यही है कि आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू ना करो, और अगर रिडीमेबल भी कर रहे हो तो 20 साल से ज़्यादा के लिए वो नहीं हो सकता। हालांकि कुछ कुछ कंपनीज हैं स्पेसिफाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिस पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वॉल्व है वो सारी कंपनीज, उनको अलाउड है 20 साल से ज़्यादा के लिए, बट बाकी कंपनीज 20 साल से ज़्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू ही नहीं कर सकती। तो अगर मैं कंक्लूजन समझाऊँ तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कॉन्सेप्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स। अब कब कन्वर्ट करेंगे, वो टर्म्स, डिसीजंस, उनके कंडीशंस के ऊपर है। ठीक, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी कन्वर्जन का सीन कब आएगा, कैसे आएगा, आप वो समझो। हो सकता है कि कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोले कि मैं 4 साल के बाद आपको पैसे दूंगी, सॉरी नहीं,
मैं 4 साल के बाद आपके प्रेफरेंसेस रिडीम करूँगी, बट आपको पैसे नहीं दूंगी, मैं आपको सीधा कंपनी के इक्विटी शेयर्स में शिफ्ट कर दूंगी, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मतलब होता है जनरली, कंपनी लाती है बहुत बारी कि अब जैसे डिबेंचर्स भी होता है, डिबेंचर्स क्या होता है पहले तो वो समझाना पड़ेगा। डिबेंचर्स होते हैं कंपनी इशू करे, जैसे शेयर्स इशू करती है ना, वैसे ही इशू करती है कंपनी डिबेंचर्स। एक बॉन्ड पेपर होता है, उसके अगेंस्ट मतलब समझ लो कंपनी लोन उठा रहा है फ्रॉम द पब्लिक, तो पब्लिक से जब लोन उठाएगा तो कंपनी पब्लिक को एक बॉन्ड पेपर देता है विच इज़ कॉल्ड डिबेंचर। उसके अगेंस्ट पब्लिक कंपनी को पैसे देगी, कंपनी इन रिटर्न उन्हें इंटरेस्ट देगा, ठीक है। डिबेंचर का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, भूल गई मैं, छोड़ो। आपको समझ आ गया कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। हाँ, नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल है, मैं बता रही थी कि वैसे ही जैसे हमने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स समझा, वैसे ही कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। उस पर भी कंपनी डिबेंचर्स को पैसे रिटर्न करने के बदले उन्हें कंपनी का मालिक बना देती है, शेयर्स इशू कर देती है बेसिकली, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर्स का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। इस वीडियो का मैं यही पॉज कर रही हूँ। इलस्ट्रेशन 2 भी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। इलस्ट्रेशन 1 मैंने जैसा कि बताया हम चैप्टर के बीच में कभी लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चैनल पे बने रहें, वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे मैं एवरीडे क्वेश्चन डाल रही हूँ, ठीक है। उसके सॉल्यूशंस भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका रिटन प्रैक्टिस होगा। मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस ले रही हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस भी हो सके, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, आप वीडियो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।